पहुंच चुके हैं आप मेरे वीडियो के पार्ट 2 में। दोस्तों, मेरा नाम है एजाज़ अहमद भट्ट और इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड बुक्स के रिलेटेड कंटेंट। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के पार्ट 1 में द काइट रनर नामक एक बुक रिव्यू किया था, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट समरी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुक के क्या कंटेंट है, कैरेक्टर्स हैं और आमिर जान जो बुक का मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसकी स्टोरी कैसे अफ़गानिस्तान से यूएसए तक पहुंची। अब आमिर को रहीम खान जो कि उसके बाबा के जो सबसे करीबी फ्रेंड थे, उनका कॉल आता है। तो रहीम खान बाबा यानी आमिर को कहते हैं कि तुम जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि यहाँ मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हों को जी रहा हूँ। तो आमिर जान और उनकी बीवी जो सुरैया थी, वो एक बेबी प्लान कर रहे होते हैं कि अब उनको एक बेबी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो आमिर अपने कामों में लग जाता है, वो अपने राइटिंग करियर को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो फिर वो सोचता है कि अब रहीम खान जो उसके बाबा के सबसे अच्छे फ्रेंड थे, बल्कि उसके उसके सबसे अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि आमिर की हर चीज़ रहीम खान को पता थी, उसकी ज़िंदगी का हर राज रहीम खान को पता था। और मैंने वीडियो के पार्ट 1 में कहा था कि कैसे रहीम खान उससे कहता है कि तो ज़िंदगी में जो तुमने गलतियाँ कर दी हैं, उन्हें सुधारने का तुम्हारे पास ये इकलौता मौका है। अब आमिर अपना सामान पैक करता है और आ जाता है पाकिस्तान में। तो दोस्तों, जब आमिर पाकिस्तान में आता है तो रहीम खान उससे कहता है कि कैसे काबुल में डेवास्टेशन हो गई है, सोवियत यूनियन यानी रशिया उनको कैसे तालिबान ने वापस भगा दिया है और कैसे तालिबान ने कैप्चर कर लिया है काबुल को, बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान को। और वो बताता है कि कैसे वहाँ पे सिचुएशन बैड टू वर्स हो गई है, कैसे सोवियत यूनियन को पुश आउट कर दिया है और वहाँ नए रूल्स, नए लॉ हैं, बल्कि लॉज नहीं हम इन्हें कहेंगे, हम इन्हें टायरनी कहेंगे। तालिबान की टायरनी हो गई है वहाँ पे। अब रहीम खान जो है वो आमिर को उससे एक फ़ेवर मांगते हैं कि तुम मुझ पे एक फ़ेवर कर दो, लेकिन उससे पहले वो बताते हैं कि मैं तुम्हें हसन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसे सुन के आमिर के कान खड़े हो जाते हैं। अब आमिर बहुत ही उत्साहित होता है कि बाबा यानी रहीम खान उसे क्या बताने वाला है ऐसा हसन के बारे में। तो रहीम खान एक ऐसी बात से पर्दा उठाता है जिसको सुन के आमिर दंग रह जाता है। रहीम खान कहता है कि तुम्हारे और हसन के बाबा एक ही हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी के इस पार्ट में हमें एक ऐसा शॉक मिलता है, एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसको हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब हमें पता चलता है कि आमिर और उसका बेस्ट फ्रेंड हसन दोनों भाई हैं। ये बात दरअसल कुछ ऐसी है कि हसन की जो माँ है, शी वॉज़ वेरी यंग, वो काफ़ी यंग थी और अपनी उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बाबा यानी आमिर के फादर और हसन की मदर के बीच में कुछ इलिसिट रिलेशनशिप्स हो गए। और इस बात का जब इल्म हुआ हसन के फादर को यानी अली को, तो इस बात को बर्दाश्त तो नहीं कर पाए, लेकिन उनने जहर का ये कड़वा घूंट पी लिया। अब रहीम खान उससे बताते हैं कि वो तुम्हारा भाई था और जब तुम अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग गए तो क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो रहा था, तो मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया फॉर मेडिकल पर्पसेस या मेडिकल रीजन से। तो अब तुम्हारे घर की जो जिम्मेवारी थी, जो तुम्हारा आलीशान घर था बहुत बंगलो जैसा, तो उसकी ज़िम्मेवारी हसन को पहले मैंने ढूंढा, उसकी जो बीवी थी हसन का जो फैमिली थी, मैंने उसे ढूंढा और उनको ये घर सौंप दिया। अब जो हसन की बीवी थी फरजाना, उसका जो बेटा था सोराब एंड हसन, वो सब उस घर में रहने लगे। तो एक दिन रहीम खान को भी ऐसे सिमिलरली एक कॉल आती है काबुल से कि हसन और उसकी बीवी फरजाना को मार दिया गया है। तो ये जो एक्ट था, यानी ये जो किलिंग का एक्ट था, जो इनका मर्डर हुआ था, ये किसी और ने नहीं किया था, बल्कि तालिबान ने ये एक्ट कैरी आउट किया था, क्योंकि वो हज़ारों कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनको राइट टू ओन प्रॉपर्टी नहीं था। तो दोस्तों, अब उनका मर्डर करने के बाद उनका जो बेटा था सोराब, उसे उन्होंने एक फनेज में छोड़ दिया उसे। तो अब आमिर को यहाँ बुलाने का मेन पर्पज़ यही था। अब रहीम खान कहता है कि तुम्हें यहाँ बुलाने का जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाके सोराब को काबुल से पाकिस्तान लाओ और यहाँ एक कपल उसे अडॉप्ट कर लेगा, जिसकी बदौलत सोराब की ज़िंदगी सुधर जाएगी। आफ्टर ऑल ही इज़ योर नेफ्यू। अब ये सुनने के बाद आमिर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है
कि हाँ, मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा, मैं सोहराब को लाऊँगा। क्योंकि ना सिर्फ वो अपने भाई को के बेटे को बचा रहा है, बल्कि उससे काफ़ी इमोशनली अब उसकी वो काफ़ी इमोशनल हो चुका है हसन को लेके, बाबा और हसन के रिलेशनशिप को लेके। अब उसे ये गिल्ट महसूस हो रहा है कि उसने ये जितनी शैतानियाँ की थी, उसने हसन को घर से निकलवा दिया था, उसने हसन पे यानी काफ़ी कितने बार उसने हसन को बहुत ही जलील किया। तो उसे ये बातें चुभ रही हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिरकार हसन उसका भाई था, और वो सोचता है कि काश उसे ये बात पहले पता होती। तो दोस्तों, अब आमिर अफ़गानिस्तान के लिए तैयारियां करता है। किसी तरह वो इलीगली अफ़गानिस्तान पहुंचने की कोशिश करता है और वो पहुंच जाता है। इसमें उसकी मदद रहीम खान करता है। रहीम खान का एक ख़ास बंदा होता है जो जिसके थ्रू वो आमिर को अफ़गानिस्तान भेज देता है। तो जिस बंदे के साथ वो अफ़गानिस्तान जाता है तो उसे समझाता है कि जितना ईजी तुम ये सोच रहे हो इतना ईजी नहीं है। पहले वो उसे पूछता है कि तुम अफ़गानिस्तान क्यों आए हो, क्या तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचने आए हो और वो पैसा लेके तुम फिर अमेरिका भाग जाओगे। तो आमिर डिनाई करता है, जी नहीं, वो अपने नेफ्यू को घर वापस ले जाने आया है। तो ये बात सुन के वो जो ड्राइवर होता है, यानी वो जो उसके साथ जो बंदा होता है उससे काबुल ले जाने वाला, वो भी काफ़ी इमोशनली अटैच हो जाता है। तो जो एक दिन के लिए और मे बी मोर जो आमिर उसके घर में रहता है तो देखता है कि उनके घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और जो खाने के लिए था भी वो अपने गेस्ट यानी आमिर को वो दे देते हैं खाने के लिए, जिसमें उस ड्राइवर या जो उसका असिस्टेंट है आमिर का, वो काफ़ी इमोशनल उसकी फैमिली में काफ़ी इमोशनल सिचुएशन होती है, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो आमिर अपने पैसों से उनकी फाइनेंशियल कुछ हेल्प कर देता है। तो अब आगे वो काबुल की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ रास्ते में काफ़ी तालिबान की पेट्रोलिंग हो रही होती है, बहुत सारे नाके लगे होते हैं, उनको चेक किया जाता है। और यहाँ एक बहुत ही फ़नी थोड़ा सा मोमेंट है, जब आमिर अब बिल्कुल एक अमेरिकन पर्सन की तरह नहीं आया है अफ़गानिस्तान में। वो आर्टिफिशियल बियर्ड का यूज़ करता है। अब वो हूबहू एक तालिबान या पश्तून की तरह लगता है, और लगे भी कैसे ना, क्योंकि आप एक इंसान को कंट्री से निकाल सकते हैं मगर कंट्री को इंसान से नहीं निकाल सकते। उसकी शक्ल हूबहू एक अफ़गान की तरह है, वो बात हूबहू अफ़गान की तरह करता है। वो एक सॉकर ग्राउंड में जाते हैं जहाँ उनको ये एड्रेस मिलता है कि यहाँ पे तालिबान का लीडर आने वाला है। अब वो एक लो रैंक तालिबान से बातचीत करता है कि उससे उसके हाई रैंक यानी लीडर से बात करनी है, तो ये खबर उस तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ सॉकर ग्राउंड में जो खेल चल रहा होता है वो बहुत ही टायरेनिकल होता है, इस खेल के कोई रूल्स नहीं है। इसी दौरान क्या होता है, एक व्हीकल आती है जो एक कपल को वहाँ पे लाते हैं, जो इस कपल को बांधा हुआ है। हम लेडी की शक्ल नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनको पट्टियाँ बांधी गई हैं। अब क्या होता है कि ग्राउंड में 2 होल्स किए जाते हैं बड़े बड़े। थोड़ा सा हैरत अंगेज ये किस्सा है कि ये ग्राउंड में होल्स यानी फुटबॉल ग्राउंड में होल्स क्यों किए गए हैं। अब क्या किया जाता है कि उनके जो सर हैं वो गाड़ दिए जाते हैं, इस कपल के जो सर हैं वो गाड़ दिए जाते हैं ग्राउंड में, और लोगों को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो इन्हें पत्थर मारें और पत्थर मार मार के इनकी हत्या कर दें। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक वायलेंट सीन है इस नावल का जो दिल दहला देता है। ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की स्टोरी नहीं है, बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखें, इंडिया में जो मेजोरिटी जो मॉब लिंचिंग करती है, या अगर आप चाइना में देख लें उइगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, या ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखें, कोई भी एग्जांपल ले लें, दीज आर सिमिलर केसेस। जब वार एंड टेरर जब होता है तब ऐसा ही होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब बात होती है उनके लीडर से तो मीटिंग सेट होती है। मीटिंग में आमिर बताता है कि वो एक सोहराब नाम के लड़के को खोज रहा है जिसे वो ले जाना चाहता है। अब जो लीडर होता है उन तालिबान का, वो कहता है अपने चेले चपटों से कि उसे लाया जाए। जब सोहराब को लाया जाता है, उसने घुंघरू पहने होते हैं, उसके एक्सप्रेशंस फेमिनिन होते हैं, उसके लुक्स फेमिनिन होते हैं, और उसके जो आप अटायर देख लें, उसके जो व्यू देख लें, अगर आप रीड करते हैं नावल को, तो ये बिल्कुल हमें क्लियरली पता चलता है कि उसका शायद रेप किया जाता है। जी हाँ, ऐसा उसके लुक से फील होता है कि उसका कॉन्टीन्यूसली रेप किया जा रहा है, क्योंकि अब उसे ऑर्फनेज से तालिबान के कैंप में ला के रखा गया है। अब सोहराब वहाँ करता क्या है? सोहराब वहाँ मौसीकी का काम करता है, वो वहाँ नाचता है तालिबान को खुश करने के लिए। अब इसी बीच आमिर को शक हो जाता है कि अब ये जो लीडर है इनका, शायद वो उसने उसे कहीं देखा है। तो
इसी दौरान तालिबान का वो जो लीडर है उसे ये पता चल जाता है कि आमिर ने जो दाढ़ी लगाई है वो सरासर फेक है, और उसे वो हटाने के लिए कहता है। जब ये दाढ़ी हटाई जाती है, जब ये नोची जाती है, उसकी दाढ़ी हटाई जाती है, तो आसिफ कहता है कि जिस इंसान की शक्ल में एक बार देख लूँ मैं दोबारा उससे कभी नहीं बोलता हूँ। और ये कोट सिर्फ एक बार नहीं उसने कहा है, उसने ये बचपन में भी ये कोट बार बार यूज़ किया है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। आमिर कहता है कि आसिफ जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो अब आसिफ कहता है अब तुम ये बात मुझे समझाओगे, तुम तो देश के गद्दार हो, तुम यहाँ से भाग के, तुमने अपने देश का साथ नहीं दिया, तुम यहाँ से भाग के अमेरिका चले गए। अब आसिफ जो है वो अपने उसके जो चेले चपटे होते हैं उन्हें कहता है कि तुम बाहर निकल जाओ, मतलब उस रूम से बाहर चले जाओ। इसी दौरान वो क्या करता है कि सोराब को कहता है कि तुम आओ और मेरी जांग पर बैठो। अब सोराब उसकी जांग पर बैठता है। ये बात देखकर उसके जो चेले चपटे होते हैं वो बहुत हंसते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि उनके एब्सेंस में यहाँ क्या होता है। अब क्या होता है कि वो अपने उन चेले चपटों को स्कॉन करता है, उन्हें दफ़ा होने के लिए कहता है और वो चले जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे आमिर के साथ कुछ अनसेटल्ड जो बिज़नेस है वो करना है। अनसेटल्ड बिज़नेस यानी जो पुरानी रही गई कसर है वो निकालनी है। तो दोस्तों अब वो लोग जो हैं लोअर रैंक के जो तालिबान हैं वो चले जाते हैं। अब आसिफ और आमिर में बातचीत होती है और आसिफ कहता है कि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा कि तुम आओगे और इस हज़ारा के बच्चे को तुम यहाँ से ले जाओगे, और आखिर क्या रिलेशन है तुम्हारा इसके साथ। तो अब आमिर उसे कहता है कि ही इज़ माई नेफ्यू और मैं इसे किसी भी कीमत पे यहाँ से ले जाऊँगा। तो आसिफ कहता है कि ऐसे तो तुम ले नहीं जाओगे, तुम्हें उससे पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। अब उनमें बहुत मारपीट होती है, बिकॉज आमिर इज़ अ अर्बन पर्सन और आसिफ इज़ अ रूरल पर्सन, ऊपर से अफ़गानी एंड तालिबान ऑफ कोर्स। उसमें बहुत पावर होती है। तो जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अगर आप उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखें तो वो बहुत ही बल्की पर्सन है, वो बहुत ही बुलिंग चाइल्ड था, वो अभी भी काफ़ी हट्टा कट्टा है। तो वो आमिर को काफ़ी मारता है। जब उन दोनों में लड़ाई होती है तो आमिर बहुत बुरी तरीके से पिटता है। ऊपर से ज़ख्म पे नमक तब छिड़का जाता है जब आसिफ के पास एक ब्रास नकल होता है, तो वो अपना ब्रास नकल निकालता है, उतना मारता है कि उसके आई सॉकेट से लेके चीक्स तक सब सूज जाता है। तो दोस्तों अब कुछ ऐसा होता है जो आपके दिल को बहुत ही मोम बना देगा। हार्ट टचिंग इंसिडेंट ये होता है कि जो सोराब है हमें बिल्कुल अपने उसके फादर हसन की शेप में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी स्लिंग शॉट निकालता है, यानी अपनी स्लिंग निकालता है, जिसे हम गुलेल कहते हैं हिंदी में या उर्दू में। तो वो अपनी गुलेल निकालता है, एकदम तान देता है आसिफ पे, कहता है कि आमिर को छोड़ दो वरना वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो जब आसिफ कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ऐसा करोगे और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो अब सोराब डर नहीं रहा होता। तो सोराब एक लंबी सांस भरता है और उसने एक लोहे का बॉल, एक बॉल बियरिंग जैसा बॉल होता है लोहे का, वो एकदम अपने स्लिंग में भरता है और वो एक ही शॉट लेता है और वो जो बॉल बियरिंग होती है, ये बॉल होता है, वो आसिफ के आई सॉकेट में जाके लग जाता है। अब आसिफ एक क्रूशियल पेन के मोमेंट से गुजरता है, वो नहीं देख पाता कि क्या हो रहा है। और इसी दौरान क्योंकि उसने अपने तालिबान चेलों को कहा था, अपने फॉलोअर्स को कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम दरवाजे से अंदर नहीं आना। अब बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं, बाहर के तालिबान खुश हो रहे होते हैं कि हमारे जो आका हैं या हमारे जो लीडर हैं उन्होंने आमिर को बहुत पीटा होगा और उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जबकि इंसिडेंट बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। अब आमिर सोराब का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से दोनों भाग निकलते हैं। अब वो वापस से अपनी उस गाड़ी में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब वो रहीम खान के पास पहुंचता है आमिर सोराब को लेके, तब उसे ये पता चलता है, जब रहीम खान का उसे नोट मिलता है, रहीम खान उसे वहाँ अवेलेबल नहीं मिलता, उसे वो नोट मिलता है कि रहीम खान अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा है और उसका काम यहीं पे ख़त्म होता है। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद को अंजाम दे दिया है। अब आमिर को जो अपनी ज़िंदगी में जो फ़र्ज़ को जो अंजाम देना, अब उसकी बारी है। तो अब उसे ये महसूस होता है कि रहीम खान जो चाहता था कि एक कपल जो है डायर नीड में है सोराब को अडॉप्ट करने में, वो कोई और कपल नहीं, किसी और को वो अडॉप्ट नहीं करना था सोराब को, बल्कि वो चाहता था कि आमिर और सुरैया अपने नेफ्यू यानी सोराब को अडॉप्ट कर लें। लेकिन कहानी में बहुत ही दुख भरा
एक मायूसी सा मोमेंट आता है जब हमें ये पता चलता है कि आमिर सोराब को कैलिफोर्निया वापस नहीं ले जा सकता। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं होता कि सोराब के पेरेंट्स मर चुके हैं। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को फॉरेन में अडॉप्ट करते हो या फॉरेन से किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो पहले आपको ये गवर्नमेंट को प्रूफ देना होता है कि वो लीगली एक ऑर्फन बच्चा है। तो ये आमिर प्रूव नहीं कर पाता। इसी दौरान क्या होता है कि आमिर के तालिबान सर्च करने लगते हैं। अब हमें एक अब मैं स्किप करता हूँ स्टोरी को। जब आमिर अब हॉस्पिटल में है, सोराब हॉस्पिटल में है, आमिर हॉस्पिटल, सब लोग हॉस्पिटल में हैं। सुरैया से अक्सर उसकी बात होती रहती है क्योंकि आमिर बहुत ही वोंडेड था, इसलिए आमिर हॉस्पिटल में एडमिट है और सोराब उसके पास बैठता है। सोराब बिल्कुल मायूस है, वो किसी से बात नहीं करता है, लेकिन वो इसी दौरान वो गायब हो जाता है। लेकिन शायद आमिर को शॉर्ट हिंट होती है कि वो उसे कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब सोराब को वो ला रहा था हॉस्पिटल तो वो एक मोनूमेंट है, आई थिंक वो एक मस्जिद थी। तो वहाँ पे क्योंकि सोराब को वो उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही दिलचस्प लगा, तो सबसे पहले वो उसे वहीं ढूंढने जाता है। तो दोस्तों अब कहानी कुछ ऐसी है कि किसी तरह बहुत ही मेहनत करने के बाद आमिर सोराब को कैलिफोर्निया वापस ले जाता है। और स्टोरी काइंड ऑफ बहुत हैप्पी नहीं बट काइंड ऑफ हैप्पी स्टोरी की एंडिंग होती है जब वो दोनों एक काइट उड़ा रहे होते हैं और उनके साथ सुरैया भी होती है। अब दोस्तों इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। इस स्टोरी ये एक टिपिकल स्टोरी नहीं है जिसमें आपको कोई मोरल दिया जाए समझने के लिए, बल्कि ये स्टोरी उनके रीडर्स के लिए ओपन है। इससे हमें वॉयलेंस को समझना चाहिए, इससे हमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कन्फ्लिक्ट को समझना चाहिए, इससे हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को सीखना चाहिए, इससे हमें ये समझना चाहिए कि वेदर यू आर अफगानी, वेदर यू आर अमेरिकन, वेदर यू आर इंडियन, वेदर यू आर पाकिस्तानी, हम सब का पेन एक जैसा है। पार्टीशन का पेन एक जैसा है, इमिग्रेशन का पेन एक जैसा है, वार और कन्फ्लिक्ट में जो तंगियाँ आती हैं, फूड का जो फैमीन आता है, जो दर्द होता है, एट्रॉसिटीज़ होती हैं, ना वो रंग देखती हैं, ना मज़हब देखती हैं, ना कलर देखती हैं। तो इसलिए अब मैं स्टोरी को यहीं पे एंड करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस स्टोरी को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।